नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका इस संस्कृत गुरु नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए यानी प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे पता है कि यह प्रत्यय का प्रकरण है वो सभी विद्यार्थियों साथियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 10 तक, और जो भी आगामी आने वाली भर्तियां जिनमें संस्कृत का सिलेबस होता है उन सब के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस विषय वस्तु को वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो को देखने के बाद में आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय के में भी कृत प्रत्यय के तीसरे भेद तुमुन प्रत्यय के बारे में अध्ययन करूंगा। जैसे तुमुन प्रत्यय नाम क्या आता है? तुमुन आता है। तुमुन का अर्थ क्या होता है? तुमुन का अर्थ किसके अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? तो तुमुन का अर्थ के लिए के योग में। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे जिसका नाम है तुमुन। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द के अर्थ में किया जाता है? के लिए के अर्थ में। किस शब्द के लिए? के लिए। जैसे गंतुम जाने के लिए। आगे देखें तो इनके नियम नंबर 1 देखें तो क्या कह रहा है? तुमुन प्रत्यय में तुम शब्द शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय में कौन सा शब्द शेष रहता है? तुम। तो लोप किसका हुआ? ऊन का। तथा उनका लोप होता है। तुमुन प्रत्यय के पहले नियम के बारे में हम अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि तुमुन प्रत्यय में तुम शब्द ही शेष रहता है और लोप किसका होता है? उनका। अब इसकी एक विशिष्ट पहचान के लिए मैं आपको 4 शब्द बता रहा हूं। जैसे आपके सामने नाम आता है किसी भी शब्द के अंत में तुम, दुम, तुम, दुम, तुम, दुम, तुम, ये आपके सामने 3 शब्द है। इन 3 शब्दों से हम पहचान कर सकते हैं। अगर किसी भी शब्द के अंत में इन तीनों शब्द मिले तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? वहां पर होगा आपके सामने तुमुन प्रत्यय। अब अगला तुमुन प्रत्यय में क्या पढ़े? तुमुन प्रत्यय का नियम नंबर 2। तुमुन प्रत्यय में परसम पेदी धातुओं में ई यानी ईट का आगम होता है। तुमुन प्रत्यय की परसम पेदी धातु होती है, उसमें ईट का क्या होता है? आगम होता है। यानी तुमुन प्रत्यय में ई का क्या होता है? ई का आगम होता है। अगला नियम हम पढ़ें तो तीसरा नियम आपके सामने आता है। धातु अर्थात किसी भी धातु के अंत में म व न हो तो इनका न हो जाता है। किसी भी धातु के अंत में क्या होना चाहिए? म व न हो तो इनका क्या हो जाता है? न हो जाता है। अगला नियम हम देखें तो नाम आता है धातु के अंत में च या ज हो तो इनका क्या हो जाता है? किसी भी धातु के अंत में क्या होना चाहिए? च या ज होना चाहिए। च या ज कहीं पर भी किसी भी धातु के अर्थ में मिले तो अंत में मिले तो आप उनका क्या करेंगे? क करेंगे।
अगला नियम आता है आपके सामने, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी भी धातु के अंत में चच या से हो तो इनका से हो जाता है तथा तुमुन के तुम में आने वाले त का ट हो जाता है। यानी किसी भी धातु के अंत में आपको तच या स मिलना चाहिए, और तच या स हो तो इनका तच या स का क्या हो जाता है? स हो जाता है, तथा तुम के तुम में आने वाले त का क्या हो जाता है? त का हो जाता है ट। अगला, धातु के अंत में ब व है हो तो ब का ब व है का घ तथा तुमुन के त का द हो जाता है। यह भी विशेष रूप से याद रखने, यानी किसी भी धातु के अंत में ब व है हो, किसी भी धातु के अंत में क्या मिलना चाहिए? ब व है हो तो ब का क्या हो जाता है? ब का ब है, व है का ग हो जाता है तथा तुमुन का त का क्या हो जाता है? द हो जाता है। अब इन नियमों को पहले एक बार अच्छी तरीके से देखो, अच्छी तरीके से देखने पर हमें पता चलता है। हम देखते हैं तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है के लिए शब्द के योग में। तुमुन प्रत्यय में किस तुम शब्द शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय में कौन सा शब्द शेष रहता है? तुम शब्द शेष रहता है तथा ऊन का क्या होता है? लोप होता है। तुमुन प्रत्यय में प्रथम पैदी धातुओं में ई का अर्थ होता है ईट, यानी ईट का क्या होता है? अपने आप ही आगम हो जाता है। अगला क्या कह रहा है? धातु के अंत में म व न हो तो इनका क्या हो जाता है? न हो जाता है। यानी किसी भी धातु के अंत में म व न वाली धातु हो तो उनका क्या हो जाता है? उनका हो जाता है न। धातु के अंत में च या ज हो तो इनका क्या हो जाता है? च या ज हो तो इनका क हो जाता है। और किसी भी धातु के अंत में चच या स हो तो इनका क्या हो जाता है? स हो जाता है। तथा तुमुन के तुम में आने वाले ते का क्या हो जाता है? ट हो जाता है। धातु के अंत में ब व है हो तो ब का क्या हो जाता है? ब है का क्या हो जाता है? ग। तथा तुमुन के ते का क्या हो जाता है? द हो जाता है। यह नियम आपको विशेष रूप से याद रखने योग्य है। आगे इनमें एक दो नियम और बचे हुए हैं, वे भी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी धातु के अंत में आरंभ में, किसी भी धातु के आरंभ में ई उ री हो तो इनका क्रम से ई का अ उ का ओ तथा री का अर हो जाता है।
यानी आपको किसी भी धातु का आरंभ में अर्थात शुरुआत में आपको क्या मिलना चाहिए, ई उ री। किसी भी धातु के शुरुआत में ई उ री की मात्र हो तो ई का क्या कर देते हैं हम, ए कर देते हैं, उ का क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं, री का क्या कर देते हैं, अर कर देते हैं। यह नियम आता है गुणफल संधि में। अब हम इनके यथा देखते हैं, जैसे उदाहरण देखने पर हमें पता चलेगा। यह नाम दिया हुआ है आपके सामने, पट दन तुमुन। पट क्या है, परसंपैदी धातु है अर्थात सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया परसंपैदी धातु में किसका आगमन होता है, ई का। तो पट धन ई पटी, और तुम का क्या शेष रहेगा, तुम। नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा, पटी तुम। अब आपके सामने ऑप्शन में ऐसा दिया जाएगा कि पटी तुम का प्रति विभाग है पट प्लस तुमुन, पटी प्लस तुमुन। तो आपको याद रखना है पट प्लस तुमुन। और कक्षा 6 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, पटी तुम का प्रति विभाग करो तो आपको करना होता है पट धन तुमुन। कक्षा 9 है, कक्षा 6 है, कक्षा 7 है, जो भी क्लास है उन सबके लिए। अब आपको जैसे नाम दिया जाता है हस धन तुमुन, हस धन तुमुन। अब ये भी क्या है, सकर्मक। हंसना, उड़ना, खाना पीना, खेलना, ये क्रिया होती है। वो कौन सी क्रिया होती है, वो होती है सकर्मक क्रिया। हर्ष धन तुमुन, नाम मिलाकर बनाओ, क्या नाम मिलकर बनेगा, ई का आगमन कर देंगे तो नाम मिलकर बनेगा हसी तुम। हस तुम नाम होता है या हसी तुम, हसी तुम। आगे हम इनका देखें, जैसे नाम आ गया आपके सामने खाद धन तुमुन, खाद धन तुमुन। नाम मिलाकर बनाओ, क्या नाम मिलकर बनेगा, खाद धन तुमुन। नाम मिलाकर बनाएंगे, नाम मिलकर बनेगा खादी तुम, खादी तुम। इसी प्रकार से आपके सामने आ जाएगा वद धन तुमुन। खाद का अर्थ होता खाना, वद का अर्थ होता बोलना, वद धन तुमुन। इसमें सकर्मक क्रिया, यानी इसमें भी ई का आगमन होता है। तो वद का वद, ई का आगमन किया वदी, और तुमुन का तुम लगा दिया, क्या नाम बन गया, वदी तुम। अब हम इनके नियम नंबर दूसरे के बारे में देखते हैं। तो नियम नंबर दूसरा इनमें क्या बताता है कि किसी भी धातु के अंत में न होने पर इनका क्या हो जाता है, न हो जाता है। जैसे ये नाम आता है आपके सामने गम धन तुमुन, गम धन तुमुन। नाम मिलाकर बनाओ, क्या नाम मिलकर बनेगा, गम धन तुमुन को मिलाकर बनाएंगे, नाम मिलकर बनेगा गंतुम। इसी प्रकार से धातुगण में न हो, जैसे हन धन तुमुन, हन धन तुमुन। तुमुन का क्या शेष रहता है, तुम रहता है। तो हन धन तुमुन को मिलाकर बनाएंगे तो नाम क्या मिलकर बनेगा, हंतुम। क्या मिलकर बनेगा, हंतुम। इसी प्रकार से आपको सामने नाम दिया जाएगा तेज धन तुमुन, तेज धन तुमुन। किसी भी धातु, यानी हमने नियम नंबर 4 में देखा था, किसी भी धातुगण में च या ज हो तो इनका क्या हो जाता है, च या ज हो तो इनका हो जाता है क। तो ये हमने कर दिया क। नाम क्या मिलकर बन गया, त्यक्तुम। अब त्यक्तुम का प्रति विभाग आपके सामने पूछा जाएगा। त्यक्तुम में प्रत्यय कौन सा है, तुमुन है, कौन सा है, और प्रति विभाग क्या होता है, त्यज धन तुमुन। अगला हम देखें तो इनमें जैसे अगला नियम हमने पढ़ा था, किसी भी धातु के अंत में च से हो, जैसे नाम आ गया पृच्छ धन तुमुन, पृच्छ धन तुमुन। इसका नाम बनेगा पृच्छ धन तुमुन। चच का क्या कर देंगे, से, तो नाम मिलकर बन जाएगा पृष्ठुम। इसी प्रकार से आपके सामने नाम आ जाएगा दृश्य धन तुमुन। दृश्य, से का कौन सा से, दृश्य, दृश्य का दृश्य, तुमुन का ते का टे, तो नाम क्या मिलकर बन जाएगा, दृष्टुम। क्या नाम मिलकर बन जाएगा, दृष्टुम। अगला नाम हमने नियम पढ़ा था, किसी भी धातुगण में ब है होना चाहिए। तो लब प्लस तुमुन। धातु के अंत में क्या है, ब, तो ब का क्या कर देंगे, ब का कर दिया ब। तुमुन में ते का क्या कर देंगे, ध, तो ते तू है तो धू, लब दुम, लबदुम। अब इस लबदुम में आपको प्रतिविभाग प्रत्यय का नाम पूछ सकते हैं। लबदुम शब्द प्रतिविभाग लब प्लस तुमुन। आपके सामने नाम आएगा लब प्लस धुम, लब प्लस तुमुन, लब प्लस तुमुन, इस प्रकार का। अगला हम इनमें देखें तो विशेष रूप से जैसे हमने देखा नाम आ गया दुह धन तुमुन, दुह धन तुमुन। तो किसी भी धातुगण में है हो तो है का क्या हो जाता है का हो जाता है ग। जैसे दू है का कर दिया ग। तुमुन के ते का ध, धू, तो नाम क्या मिलकर बन जाएगा, दुग्धुम। अगला हम इनमें देखें तो अगला हमें इनमें क्या प्राप्त होता है, अगला इनमें हमें प्राप्त होता है
नियम कि किसी भी धातु, ये नियम किसी भी धातु का आरंभ में ई होना चाहिए। जैसे आपके सामने नाम आ गया लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना, प्लस तुमुन, यह धातु कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, प्रश्नपेदी धातु है। किसी भी धातु के आरंभ में शुरू में ई हो, ई का क्या करते हैं? ए, तो ली का क्या हो गया? ले। और यह धातु है सकर्मक अर्थात प्रश्नपेदी धातु है, सकर्मक क्रिया है, तो ई का आगम ली, ली का ले। अब नाम क्या बचा? लेख, लेख ई का आगम क्या? लेखी और तुम, तुम उनका तुम। अब आपके सामने लेखी तुम शब्द में दिया जाएगा लिख, लेख प्लस तुमुन, लेखी प्लस तुमुन, लिख प्लस तुमुन, लिखी प्लस तुमुन। तो आपको वहां पर क्या करना है? लिख धन तुमुन। इसी प्रकार से आपके सामने आता है विद धन तुमुन, विद धन तुमुन। विद का अर्थ होता है कारण, भेद करना। विद धन तुमुन, यानी ई का आगम, ई का क्या कर देंगे? ई का कर देंगे ए। जैसे बी का कर दिया हमने बे, तो बेदी तुम। इसी प्रकार से आपके सामने आ जाएगा रुद्र धन तुमुन, रुद्र धन तुमुन। अब इन नाम को मिलाओ, यानी किसी भी धातु के आरंभ में ऊ हो, किसी भी धातु के आरंभ में क्या होना चाहिए? ऊ, ऊ का क्या करते हैं? ओ, रू का कर दिया रो। अब ऊ के बाद में क्या होना चाहिए? सकर्मक क्रिया, ई का आगम कर देंगे, तो ई का आगम ई लगाएंगे तो नाम क्या मिलकर बन जाएगा? रोदितुम। इसी प्रकार से नाम आता है आपके सामने कोप धन तुमुन, कोप धन तुमुन। ये भी सकर्मक क्रिया ओ है, तो ओ का क्या कर देंगे? ओ का कर देंगे ओ। तो कूप का कू, कू का क्या कर दिया? ऊ का ओ, कू का को, पीतुम। ये एक आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 10 तक का, यानी ज्यादातर एग्जामों में पढ़ने वाला। जैसे भुज धन तुमुन, किसी भी धातु के आरंभ में क्या होना चाहिए? ऊ, ऊ का क्या करते हैं? ऊ का ओ, तो भू का क्या कर दिया? भो। अब किसी भी धातु का अंत में चे या जे हो तो क्या करते हैं? क, तो के तुमन का क्या लगा देते हैं? तुम, भोक्तुम। तो भोक्तुम शब्द का प्रतिविभाग होगा भोग प्लस तुमुन, भुज प्लस तुमुन, भुक प्लस तुमुन, या भोज प्लस तुमुन। तो आपके सामने इसका होगा भुज प्लस तुमुन। अगला हम देखते हैं, तो ये नाम आता है हमारे सामने करीधन तुमुन, करीधन तुमुन। अब इनमें क्या देता है कि करीधन तुमुन, करीधन तुमुन है। करी री का, री हो तो री का क्या करते हैं? री का करते हैं अर, तो कदन अर, अर रयाद आता है, रयाद कहां पर जाता है? ऊपर, तो करीधन तुमुन का क्या कर देते हैं? करीधन तुमुन का कर देते हैं कृतुम। यह हमें विशेष रूप से याद रखनी योग्य चीजें। यहाँ पर हमारा तुमुन प्रत्यय पूर्ण होता है। देखो नियमों के अनुसार सभी उदाहरण हुए, वो नियमों के अनुसार हमने पहले नियम लिखे, ये तो होती है निगमन विधि। लेकिन अगर हम इन उदाहरण लिख करके बाद में नियमों को ज्ञान करें, तो नियमों का ज्ञान करने पर वहां पर सबसे प्रमुख विधि कौन सी होगी? आगमन विधि होगी। तो ये हमने पढ़ा था, वो पढ़ा निगमन की तरह से। और आगे हम अगर इनको भी उल्टा करके पहले उदाहरण लिख करके बाद में इनसे किसी निष्कर्ष की प्राप्ति करते हैं, तो वो हमारी विधि कौन सी होती है? निगमन विधि।